Good morning for the student of class 10th. You are most welcome and dearest congratulations for the students in participation of online classes by YouTube channel in Murli Manohar Shiksha Niketan Senior Secondary School Masari. My dear students, as you know that it is the time of COVID-19 epidemic. All the world are suffered by this diseases. So I am teaching you in school campus. We come to the chapter of passive construction. प्यारे बच्चों, आप लोगों को कल हमने कुछ रूल्स बताए, उनका अध्ययन आपने किया। तो पैसिव वॉइस के इस चैप्टर में आगे हम जो पढ़ाएंगे उससे पहले हम कल के उस नियम को थोड़ा एक बार पुनः क्लियर कर लेते हैं। तो आते हैं क्लास 10 पैसिव वॉइस। तो कल हमने आपको नियम लिखा था बेटा, बी प्लस इन्फिनेटिव। यदि किसी सेंटेंस में बी प्लस इन्फिनेटिव दिया हुआ है तो बी प्लस इन्फिनेटिव, कल भी हमने आपको इसको क्लियर किया था। तो बी की क्रिया इज एम आर बाज वर हैज हैव हैड विल हैव और शैल हैव, ये बी क्रिया है जो इन्फिनेटिव के साथ आती है। इससे पहले हमने और आपको बताया था बी प्लस गोइंग टू। तो कल हमने आपको ये बताया था कि बी प्लस गोइंग टू होता क्या है बी प्लस गोइंग टू, इसके बारे में कल बताया। तो यहाँ गोइंग टू के साथ में बी क्रिया केवल इज एम आर बाज वर आती है। तो इन दोनों स्थितियों में जो बी की क्रियाएं हैं हमारी, बी की जो फॉर्म्स हैं, बी के जो वर्ब हैं, ये वाक्य में किसी भी रूप में आ सकते हैं। यानी आपका सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो बी प्लस इन्फिनेटिव को एक बार अपन जब क्लियर करेंगे तो बी का जो फॉर्म है इज एम आर बाज वर हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका जो पैसिव फॉर्म है वो बनता है बी प्लस टू प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव फॉर्म बनता है। ये कल हमने आपको मैं एग्जांपल पे क्लियर किया। आगे अपन हम जो चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं इसमें आगे जो नियम आने वाला है वो है सिर्फ और सिर्फ मात्र इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस। तो नियम लिखेंगे साहब, देखो अब रूल्स लिखे बेटा हम यहाँ पे। ऑफलाइन क्लासेस जैसा क्लियर तो नहीं हो पाता, फिर भी पूरे प्रयास करते हैं क्योंकि अधिक समय का वीडियो ठीक से नहीं बन पाता है। तो हमारा जो रूल है अब वो यह है, यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ देयर से हो तथा उसमें इन्फिनेटिव लगा हो तो केवल इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव
फॉर्म क्या होगी देखो बेटा, 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसकी पैसिव वॉइस है, किसकी है, इंफिनिटिव की। जैसे देखो एग्जांपल के लिए देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, ये सेंटेंस है हमारा जो शुरू किससे हो रहा है, देयर से। तो ऐसे सेंटेंस जो आपको लिखा है हमने रूल, यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ देयर से होता है और उसमें क्या लगाओ, इन्फिनेटिव, तो उसमें केवल मात्र इन्फिनेटिव का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो इसमें हमें वो प्रयोग नहीं करने हैं कि सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट में, अगले टेंस की हेल्प में लगाने, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात में जो मैंने अंडरलाइन किया ये हमारा इन्फिनेटिव है, तो केवल इसका ही पैसिव वॉइस बनेगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करना है हमको। There is no form to be rejected, full stop। There is no form to be rejected, इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे there was no student to name, इसकी पैसिव वॉइस बनेंगे तो यही हमारे पास बना इन्फिनेटिव टू नेम, तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा देयर वाज नो स्टूडेंट टू बी नेम की थर्ड फॉर्म नेम्ड। ये नेम याद देखो, नेम का मतलब नाम लिखना, नाम बोलना। तो ये हमारे पैसिव वॉइस का रूल हो गया। यदि सेंटेंस देयर से प्रारंभ होता है और उस वाक्य में यदि कोई दिया हुआ है इन्फिनेटिव, तो इसका पैसिव वॉइस केवल इन्फिनेटिव बनाएंगे। और इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव के विषय में ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है जिनके बारे में 9th क्लास में आपको पूर्ण विस्तार से बताया गया है। तो ये हमारे यहां पैसिव वॉइस बनेगी। अगला रूल प्रारंभ करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में अनइम्पोर्टेंट अमहत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बिना महत्व के करता, प्यूपिल, पुलिस, संबंध, नो वन, एवरीबडी, नन ऑफ देम, वी, दे, सब्जेक्ट हो तो
इनका प्रयोग पैसिव वॉइस के वाक्य में नहीं करते हैं। ये रूल है भाई, ये नियम है। यदि कोई सेंटेंस में, अब देखो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जो लिखा हुआ है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अनावश्यक कर्ता, सेंटेंस में कोई भी शब्द अनावश्यक नहीं होता है किसी प्रकार का। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा है, इसमें अनइम्पोर्टेंट किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जैसे आप यहां कर्ता देख रहे हो, अगर इनको स्वतः ही समझ लिया जाता है, इनको हम अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। अनइम्पोर्टेंट नहीं है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट, क्योंकि अंग्रेजी के सेंटेंस में ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं माना जाता है जिनको स्वतः समझ लिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस का कार्य अपन देखते हैं तो बिना कर्ता के नहीं होता है, लेकिन कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं कि इनके करने वाला कौन है। इसलिए जब पैसिव वॉइस का वाक्य निर्माण किया जाता है तो उसमें हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते, तो अनइम्पोर्टेंट नहीं होता, ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहलाते हैं, जिनको स्वतः समझ लेते हैं हम। नियम वही लगाएंगे जो आपने पहले लगाए हैं, खाली उनका प्रयोग नहीं करेंगे। देखो आपका सेंटेंस है someone has stolen my watch, ये सेंटेंस है हमारा। तो आपने जो फंडामेंटल फैक्टर्स के तहत आते हैं, जो मुख्यतः नियम है, पैसिव वॉइस के आधार हैं, उनका तो आपने प्रयोग कर लिया है। अब उनके प्रैक्टिस की हमको आवश्यकता है। तो someone has stolen my watch, जो हम वाक्य बनाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा my watch। हम पहले बता चुके हैं आपको कि प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदलेंगे। उसके अलावा जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है पॉजेसिव प्रोनाउन, इसमें चेंजेस नहीं आएगा, ये पूरा को उठाएंगे, उस पर बना देंगे। तो माय वॉच हमने कर्ता बना दिया, माय वॉच। अब इसके अनुरूप हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो यहाँ पर दे रखी है किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड अगर दिए हुए हो तो पैसिव फॉर्म के लिए इनमें जोड़ लेंगे बीन, अर्थात हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो यहां पर हमको लगाना है, तो यहां ये भी देख रहे हैं, आपने 9th क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नामक टॉपिक को पढ़ा है, जिसमें हमें बहुत सरल तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से हमें क्रिया का प्रयोग करना है। तो यहां हमें ये कर्ता कितने वचन का बना है ये देखना है, ये माई कितने वचन का है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ जो नाउन दिया हुआ है वो कितने वचन का है ये हमें वर्ब का निर्धारण करेगा। तो यहाँ पर तो वर्ब आपका वाच एक वचन का, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको योगी तो लगाएंगे आप हैज बीन, हैज है वेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए बेटा इसको उतार योगी तो स्टोलन। अब संबंध जो करता है वो कैसा है? अनइम्पोर्टेंट है। अर्थ है सेंटेंस का कि किसी व्यक्ति ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो घड़ी चुराने वाला कोई व्यक्ति है, कोई जानवर तो नहीं है, इसलिए संबंध जो है करता है अंडरस्टूड, अपने आप समझने वाला है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा। हम आपको पहले एक बात और साफ कर चुके हैं कि जिस प्रकार का वाक्य एक्टिव का होता है उसी प्रकार पैसिव का बनता है। जिस प्रकार का सेंटेंस एक्टिव का होता है उसी प्रकार बनता है पैसिव का। जैसे यहाँ साधारण है तो साधारण बन गया, तो हमने आपको एग्जाम पहले भी दिया था। जैसे ये है तुम्हारा वाक्य, नो वन कैन बीट मी इन रेस, फुल स्टॉप सेंटेंस है हमारा। इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो समझ लो, पहले ही नो वन जो दिया है हमारा सब्जेक्ट है और ये हो गया अनइम्पोर्टेंट, इसका प्रयोग वाक्य में नहीं करेंगे, अर्थात हट जाएगा। तो नो वन का अर्थ हो गया नेगेटिव, नो वन का अर्थ हो गया नेगेटिव, नेगेटिव नकारात्मक। अगर नो वन को हटा देंगे तो वाक्य बन जाएगा साधारण, जबकि हमारा अर्थ नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए नो वन के हटने पर नॉट का प्रयोग करेंगे वर्ब के साथ। तो मी का अर्थ हो गया आई। कैन हमारे पास मॉडल है और मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? मॉडल प्लस बी, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव करेंगे नॉट जोड़ देंगे, तो यहां जोड़ेंगे नॉट, उसके बाद बी।
आई कैन नॉट बी बीट की थर्ड फॉर्म बीटन इन रेस। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस यहां तक हुआ। मैं समझता हूं सभी बच्चों के समझ में यहां तक बहुत इस तरह आया होगा। अगले रूल्स अगले वीडियो में आपके सामने पुनः पेश करेंगे। सभी बच्चों से एक बार पुनः इन्फॉर्म किया जाता है कि वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें, उनका अध्ययन करें, अपनी कॉपी में उनको उतारें, रूल्स को याद करें। वीडियो पसंद आए हैं या पसंद नहीं आए हों, जैसे भी आए हों, जैसी कमेंट्स आप जरूर करें, लाइक करें, जिससे और अच्छी प्रकार से हमारे इस वीडियो में स्टडी का जो सिस्टम उसको ठीक किया जाए, सुधार किया जाए। धन्यवाद।